मैं ममता कुमारी सिंह SS+2 गोला से। आज फिर से मैं लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ के तहत आप लोगों के सामने हूँ क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 3 लेकर के। बच्चों, इस चैप्टर 3 को हमने शुरू किया हुआ है। इसका 2-3 पार्ट हमने कंप्लीट किया हुआ है और इस पार्ट को कंप्लीट करने में हमने क्या पढ़ा है कि धातु और अधातु में उसकी जगह पीरियोडिक टेबल में कहाँ होती है, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं और उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण को हमने अच्छे से समझ लिया है बच्चों। अब इसका आगे हम बढ़ते हैं कि ये धातु और अधातु अभिक्रियाएं किस तरह से करती हैं और क्यों करती हैं। हमने पढ़ा है बच्चों कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम उसको देखें तो इसके बाईं ओर अधातु होते हैं और बाईं ओर धातु होते हैं और दाईं ओर अधातु होते हैं। तो ये धातु और अधातु के का अंतिम हमने 18 समूह को देखा था। 18 समूह में क्या है बच्चों, इसमें सारे उत्कृष्ट गैस होते हैं। ये उत्कृष्ट गैस अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये उत्कृष्ट गैस क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसकी संयोजकता पूरी होती है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना होगा बच्चों, जहाँ पर हमने कोश पढ़ा था KLMN। तो KLMN इसको मैं थोड़ा समझाती हूँ आपको। आप यहाँ देख रहे हो 4 कोश है KLMN। इन कोशों में इलेक्ट्रॉन्स बटे होते हैं और इसको देखने के लिए देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस का ये हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। हीलियम में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन कोश में यहाँ बढ़ जाते हैं। नियॉन है वो 10 है, यहाँ बढ़ जाते हैं। आर्गन है वो यहाँ बढ़ जाते हैं। तो ये बच्चों बढ़ते कैसे हैं ये हम देखते हैं। आपको याद होना चाहिए कि K में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है। तो हीलियम के पास 2 है, इसीलिए K में 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ आएंगे। लेकिन नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो बच्चों बढ़ जाता है 2 और 8। L में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है, K में 2 होती है, तो 8 और 2 10 हो गए। तो ये हो गए हमारे 8 और 2 10। आर्गन में 18 होता है तो इसको हम बांटेंगे 2 8 और बाकी बचे हुए M में चले जाएंगे 18। इस तरह से बच्चों KLMN में इलेक्ट्रॉन्स बटे होते हैं। तो आप देख रहे हो कि उत्कृष्ट गैस है। इस उत्कृष्ट गैस का अंतिम बाह्यतम कक्षा है वो कंप्लीट है। इसके पास इलेक्ट्रॉन और लेने की जरूरत नहीं है और कंप्लीट होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के कारण ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेना चाहते हैं। ये क्या होता है कि जब इसको इलेक्ट्रॉन लेने और देने की जरूरत नहीं है तो ऐसे होते हैं, ऐसे गैस होते हैं जो निष्क्रिय होते हैं। इन्हीं को हम उत्कृष्ट भी कहते हैं और चूंकि इनको इलेक्ट्रॉन लेने देने की जरूरत नहीं है इसीलिए ये अक्रिय गैस कहलाते हैं, इनएक्टिव गैस कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों हम, ये है धातुएं। इसको हमने बार बार देखा है, आपको याद होगा। अभी आप देख रहे हो सोडियम। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं। ये कैसे बटे होते हैं इसको आप देखिए। K में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, L में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो हमारे पास कितने बच गए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और इसी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को मैं बार बार आपको बता रही हूँ, इसको संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप देख रहे हो पोटेशियम में इसके पास 19 है तो कितने हो जाएंगे? 2 और 8 हो गए 10। 10 के पास इसके पास बचे 9 इलेक्ट्रॉन। ये 9 इलेक्ट्रॉन चूंकि इसके पास 2 8 18 इसके पास रखने की क्षमता होती है तो ये इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है 9 में और 9 इलेक्ट्रॉन फिर से बढ़ जाते हैं उसके सब ऑर्बिटल में। इसको मैं आपको समझाती हूँ। अब मैग्नीशियम में आप देख रहे हो 12 है, 12 भी इस तरह से बढ़ जाता है। 2 और 8 हो गए 10, बचे 2, ये हो गया बाहरी कक्षा। तो जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है बच्चों ये 8 से कम होते हैं तो धातु और अधातु में परस्पर आकर्षण की क्षमता होती है, आकर्षण का गुण होता है। वो क्यों होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये हम धातु का देख रहे हैं और इस तरह से एल्युमिनियम का 13 है, इसके 2 होंगे, 8 होंगे और 3 होंगे। कैल्शियम है ये भी इस तरह से बढ़ जाएंगे क्योंकि इसका परमाणु संख्या ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसकी संयोजकता भी आगे तक जाएगी। संयोजकता कम होगी,
संयोजकता इसकी 2 ही होगी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ऑर्बिट्स में बटेंगे। अभी हम आपको दिखाती हूँ कि ये अधातु कैसे बढ़ते हैं। अधातु का आप देख रहे हो इसकी 7 हैं, तो पहले कक्षा में 2 हो गए, हमारे पास कितने बच गए 5। ऑक्सीजन के हो गए 2 और हमारे पास बच गए 6। 17 में हो गए 2 और 8, 2 8 हो गए और अंतिम कक्षा में हमारे पास 7 बचे। और बच्चों ये है फ्लोरीन। फ्लोरीन में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन को हम बांट सकते हैं 2 और 2 8 हो गए, सॉरी 2 हो गए और ये 7 हो गया। आप देख रहे हैं क्लोरीन और फ्लोरीन ये एक ही ग्रुप में आते हैं, इसलिए इसकी बाहरी संयोजकता 7 है। ये हो गया फास्फोरस, इसके होते हैं 15 हो जाएंगे बच्चों 2 और 8 हो गए 10, बाहरी कक्षा में हो गए 5। और हो गया सल्फर। सल्फर के होते हैं 16 को हम बांट सकते हैं 2 8 और 6 में। इस तरह से आप देख रहे हो कि बाहरी कक्षा में नाइट्रोजन के 5 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं। आप देख रहे हो ऑक्सीजन के, आपको मैं ऐसे दिखलाती हूँ, देखिए ऑक्सीजन के और सल्फर के एक जैसे हैं, इसके भी बाहरी कक्षा में 6 हैं, इसके भी बाहरी कक्षा में 6 हैं। इसके नाइट्रोजन के भी 5 हैं और आप यहाँ देख सकते हो इसके भी 5 हैं। तो ये आपने हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बाहरी कक्षा में जिसकी संयोजकता एक जैसी होती है वो एक ही समूह में आते हैं। अब आपको मैं ये समझाती हूँ इसमें संबंध बना करके कि किस तरह से धातुएं अधातुओं के साथ में अभिक्रिया करती हैं या संबंध बनाती हैं। आपको सोडियम ये दिखाई पड़ रहा है, सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी बाहरी संयोजकता 1 होती है। और ये मैं सोडियम आपको पोटेशियम बताती हूँ बच्चों। पोटेशियम में क्या है 19 होता है, 19 का ये 2 8 और 9 बच गए, तो 9 चूंकि बाहरी कक्षा में बाहरी संयोजकता इलेक्ट्रॉन 8 ही होता है, तो इसके 2 8 8 और कितने बच गए 1 बच गए, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाती है। उसी तरह से कैल्शियम ये हमारा रह गया था, कैल्शियम को भी हम कैसे करते हैं 2 और 8 हो गए 10, फिर इसके बाद 8 हो गए 18 और 2 हो गए 20। इस तरह से ये बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन। अब आप ये देख रहे हो सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों इस तरह से होता है कि सोडियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम यूं दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अगर सोडियम अपनी बाहरी कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, यानी डोनेट कर देता है, छोड़ देता है, तो उसके अंदर की कक्षा जो L में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये संपूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, अगर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो। और क्लोरीन के पास 7 है, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो 7 के बाद ये भी 8, इसकी भी संयोजकता पूरी हो जाएगी। इस स्थिति में क्या होता है बच्चों कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन खो देता है, छोड़ देता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से क्लोरीन के पास चला जाए तो क्लोरीन और सोडियम दोनों की संयोजकता पूरी हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, खोता है, उसके ऊपर धन आयन हो जाता है, यानी सोडियम के पास 1 धन आयन हो जाएगा, ये धन आयन बन जाएगा। लेकिन क्लोरीन 1 ले रहा है इसलिए वो ऋण आयन हो जाएगा। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसीलिए ये क्लोरीन ऋण आयन बन जाता है। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, खो देता है, वो धन आयन बन जाता है इस तरीके से, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऋण आयन बन जाता है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन खोया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया। अब देखिए सोडियम और क्लोरीन के बीच में इस तरह से संबंध बनेंगे, सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों इस तरह से धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं और इस तरह से वे अपनी संयोजकता को भी पूरी करते हैं। इसी तरह से कैल्शियम के साथ होता है, मैग्नीशियम के साथ होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड को भी हम लोग देख सकते हैं बच्चों। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड को मैं आपको दिखाती हूँ,
इसी तरीके से वो भी करता है। चूंकि मैग्नीशियम के पास में 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास में आप देख रहे हो कि इसके पास में 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन, तो 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को खोता है, छोड़ता है, तो इसके पर 2 धनायन बन जाते हैं, और इसके साथ में 2 क्लोरीन अगर है तो इसके पास 7 है, इसके पास 7 है, तो इस दोनों को वो एक एक अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। ये एक यहाँ पे आ गए, एक यहाँ पे आ गया, इस तरह से संबंध बनता है इसका मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरह से ये संबंध बनाते हैं धातु और अधातु, अपनी संयोजकता को पूरी करते हैं। और आपने ये भी समझ लिया उत्कृष्ट गैस की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातुओं की बाहरी कक्षा और अधातुओं की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स आपस में संबंध बना करके अपनी संयोजकता को पूरी करते हैं। तो बच्चों ये हमने देखा कि किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। अभी हम ये देखने जा रहे हैं कि ये इस तरह से जो संबंध बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से, जो आपने देखा सोडियम और क्लोराइड मिलकर के क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको एक डोनेट कर रहा है और इस तरह से ये धनायन और ऋणायन बन रहा है। जो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहलाता है आयनिक यौगिक। ये जो यौगिक बने ये कहलाते हैं बच्चों आयनिक यौगिक, और आयनिक यौगिक को ही आयनिक यौगिक, और इन्हें आयनिक यौगिक को हम लोग वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं। इसको वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो संबंध होता है वो काफी मजबूत होता है, इसको वैद्युत स्थिर संयोजक कहा जाता है। ये इसके बीच की जो बॉन्डिंग होती है, ये बॉन्डिंग काफी मजबूत होती है, परस्पर मजबूती के साथ ये जुड़े हुए होते हैं। तो ये हो गए हमारे आयनिक यौगिक। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो आयनिक यौगिक हैं इनके गुणधर्म क्या होते हैं। इस तरीके से जो यौगिक बनते हैं, ये यौगिक के गुणधर्म क्या क्या है, इनके गुण क्या क्या इसमें पाए जाते हैं। तो बच्चों इसमें पहला है इसकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है। इसकी भौतिक प्रकृति, इसकी बच्चों चूंकि इसके मैंने बताया कि इसके बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो काफी मजबूत होता है, इस कारण ये ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। इनके बीच की बॉन्डिंग के कारण, विद्युत आकर्षण बल के कारण इसकी प्रकृति ठोस होती है और कठोर होती है। अब दूसरा इसका हम लोग देखते हैं बच्चों, इसका गुणधर्म दूसरा है गलनांक और क्वथनांक। ऐसे यौगिक जो विद्युत संयोजक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होते हैं, क्योंकि ये काफी मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। ये जब गलित अवस्था में होते हैं, कहने का मतलब जब ये द्रव अवस्था में होते हैं तभी इनके अंदर इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, वरना ठोस की अवस्था में इनके गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होते हैं। इसके गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होते हैं क्योंकि ये काफी मजबूती के साथ आपस में बंधे हुए होते हैं, इनका आकर्षण बल काफी टाइट होता है, मजबूत होता है। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों घुलनशीलता। घुलनशीलता कहने का मतलब कि इनमें घुलने की शक्ति कैसी होती है। तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं ये जल में विलेय होते हैं, ये जल में विलेय होते हैं, लेकिन किरोसिन तेल में या पेट्रोल में ये अविलेय होते हैं, ये जल में विलेय होते हैं। और पेट्रोल में या फिर किरोसिन तेल में ये अविलेय होते हैं, ये इसमें नहीं घुल पाते हैं, लेकिन जल में ये आसानी से घुल जाते हैं। अब आप अंतिम देख रहे हो विद्युत चालकता। विद्युत चालकता बच्चों क्या है, इसमें विद्युत का चालन कैसा होता है। जो भी आयनिक यौगिक होते हैं इसमें विद्युत का चालन कैसा है। तो विद्युत की चालकता भी हम जानते हैं कि इसमें विद्युत का चालन काफी अच्छा होता है। ये चूंकि इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, इस कारण से विद्युत का संचालन
बहुत अच्छा होता है। इस तरह से हमने देखा कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म हैं भौतिक प्रकृति, गलनांक, क्वथनांक, घुलनशीलता और वैद्युत चालकता। इस तरह से बच्चों धातु और अधातुओं के बीच की प्रक्रिया और इसके आयनिक यौगिकों के गुणधर्म को हमने आज कंप्लीट किया। फिर हम अगले क्लास से मिलते हैं। धन्यवाद।